धरतीपुत्र एक शांत और समृद्ध राज्य था, जहां के राजा लल्लन सिंह अपनी कूटनीति और साहस के लिए प्रसिद्ध थे। पड़ोसी राजा उनकी हर बात मानते थे, जिससे युद्ध कभी भी होता ही नहीं था इन राज्यों में। रानी कुंती सौम्य स्वभाव की थी और उनकी 7 साल की बेटी यशोदा बहुत ही ज्यादा सुंदर। परंतु रानी को पुत्र न होने के कारण रानी अक्सर उदास रहा करती थी। उनका मन हमेशा पुत्र के लिए ढूंढता था। एक दिन राजदरबार में 2 जौहरी साहूकार आए, ठगी की शिकायत लेकर आए और राजा से बोलने लगे। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, हम आपकी शरण में आए हैं। हम बड़ी मुश्किल में हैं। हमारी बात सुन लीजिए। बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है हमारे साथ में। बात यह है कि हम चोर के हाथों से ठगी का शिकार हो गए। उसने हमारे ही आंखों के सामने से सब कुछ ले लिया, हमें भनक तक नहीं हुआ। महाराज, यहीं तक नहीं, उसने हमारा सारी जमा पूंजी तक चली गई उसकी वजह से। अब हमारे हाथ खाली, हमारे पास कुछ नहीं बचा। महाराज, अब हम क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे सेठ जी, बस बस बस, पहले शांत हो जाइए। घबराने से क्या होगा? जरा आराम से बताइए कि क्या हुआ है आप दोनों के साथ में। वो कौन है जिसने आप दोनों को ठग लिया? महाराज, कल शाम की बात है। मैं अपनी दुकान पर बैठा था, तभी एक आदमी आया जिसका पहनावा किसी बड़े साहूकार व्यापारी जैसा था। उसने मुझसे हीरे जवाहरात और कहीं अनमोल दागीने और भी बहुत कुछ दिखाने को कहा। मैंने सोचा कि शायद कोई बड़ा सौदा हो जाएगा, बड़ा व्यापारी लग रहा है। तो मैंने अपने सबसे कीमती सोने के गहने, हार, कंगन, अंगूठियां, न जाने क्या क्या उसको दिखा दिया। मैंने थोड़ी देर के लिए पीछे मुड़ा, कुछ और गहने निकालने के लिए। उसने ऐसी चाल चली कि मेरी आंखों के सामने ही असली गहनों को नकली में बदल दिया और चुपचाप निकल गया। क्या बात कर रहे हैं सेठ जी? आपको जरा सा भी शक नहीं हुआ ऐसा करते समय? आप सब तो व्यापार में पुराने खिलाड़ी हैं, फिर ऐसी गड़बड़ आपसे कैसे हो गई? महाराज, अब मैं आपसे कैसे कहूं? उसकी चालाकी तो मेरे बस की नहीं थी। वो पहले से तैयारी करके आया था। नकली गहने बिल्कुल असली जैसे थे। वजन, चमक, यहां तक नक्काशी भी एकदम सही थे। जैसे लग रहा था कि उसने एक ही फार्मा से बनाया हो। सब कुछ बिल्कुल असली था। मैं तो बस देखता रह गया, दंग रह गया उसकी चालाकी पर। और जब तक कुछ समझ पाता वो कहीं गायब हो चुका था। मेरी सालों की कमाई एक झटके में चली गई महाराज। मेरे पास क्या बचा अब? कुछ नहीं बचा महाराज। ठीक है, और आप दूसरे सेठ जी, आपकी क्या कहानी है? आपके साथ क्या हुआ? महाराज, मेरे साथ तो उससे भी अजीब वाकया हुआ। उसी ठग ने मेरे पास वही सोना चांदी बेचा जो पहले सेठ से लूटा था। उसने कहा कि वह दूर के राज्य से व्यापार करके आया है। मुझे ये गहने बेचने हैं। मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। मैंने भी उसकी बात पर भरोसा कर लिया महाराज, और उसका सारा माल खरीद लिया। पर जब मैंने गहनों की बारीकी से जांच की तो पता चला कि आधे से ज्यादा तो नकली है। महाराज, उसने मुझे खुली आंखों से ठग लिया है। अरे आप दोनों लोग ये कैसी बातें कर रहे हैं सेठ जी? एक बात बताइए, आप लोग सोना चांदी लेते वक्त अच्छे से जांच वांच नहीं करते हैं क्या? फिर यह सब कुछ धोखा आपके साथ कैसे हो गया हैं? आप तो मजे हुए खिलाड़ी हैं अपने व्यापार के। महाराज, मैंने जांच की थी, लेकिन माल इतना ज्यादा था कि हर एक माल को जांचना मुश्किल था। अब इत्तेफाक से मैंने जो माल उठाया वो असली निकला, और उसने असली के बीच में नकली भी भर दिए। अब मेरी लापरवाही की कीमत मुझे भारी पड़ी। अब मेरे पास कर्ज चुकाने तक को पैसे नहीं बचे हैं महाराज। अरे बस 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 बस, आप दोनों पहले शांत हो जाइए। आपकी मेहनत यूं बेकार नहीं जाने दूंगा। मैं अभी मंत्री को कह देता हूं कि शाही खजाने से आपको 100-100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएं, ताकि आप लोग फिर से व्यापार शुरू कर सकें और लोगों को जरूरत सामान मिल सके। ठीक है? मंत्री जी सुनिए,
आप यह काम कर दीजिए, इन दोनों साहूकार को 100-100 मुद्राएं दे दिए जाए। और एक बात, आप यह ठग जो हमारे नगर में खुलेआम घूम रहा है, जल्द से जल्द आप उसे ढूंढ निकालिए। इतना शातिर आदमी यहां और कहीं राज्यों को लूट चुका है, उसने आतंक मचाए है। ये हमारे बर्दाश्त के बाहर है। उसे मेरे सामने लाइए। हम उसकी शक्ल देखना चाहते हैं, आखिरकार वो है कौन। जैसे ही आपकी आज्ञा महाराज। मैं आज ही उसकी तलाश शुरू करता हूं। वो मेरे हाथ से बच नहीं पाएगा। आप चिंता मत करिए। हर गली, हर गांव, हर कोना, हर नगर छान मारूंगा, लेकिन उसे आपके सामने जरूर लाऊंगा। दरबार की सुनवाई खत्म हुई और राजा अपने कक्ष की ओर बढ़ गए। उधर मंत्री ने तुरंत अपना जासूस को काम पे लगा दिया। सुनो राजू, हमारे नगर में एक ऐसा ठग घुस चुका है जो पल भर में असली को नकली में बदल देता है। तुम्हें उसे पकड़कर राजा के सामने पेश करना है। जैसी आपकी इच्छा मंत्री जी, हम उसके बारे में सब कुछ पता करके आपको इठलाह करके उसको पकड़ेंगे। इतना बोलकर राजू नगर की ओर जाने लगा। ठग की तलाश में निकल पड़ा। महारानी, आप कक्ष में अकेले क्या सोच रही हैं? आपका चेहरा हमेशा की तरह आज फिर उदास क्यों है? महाराज, आप तो मेरी मन की बात हमेशा से जानते हैं। पुत्र न होने का दुख मुझे हर पल सताता है। मैं चाहकर भी पुत्र का ख्याल अपने हृदय से नहीं निकाल पाती हूँ। यशोदा से मुझे हमेशा से बहुत प्यार है। वो मेरी जान है, पर मन में एक खालीपन सा रहता है। अभी तक हमने इस राज्य को वारिश नहीं दे सकी हूँ। क्या मैं कभी माँ बनने का पूरा सुख पा सकूंगी? क्या बात है कुंती, आप एक राजा की अर्धांगिनी हैं। आपकी उदासी मुझे हमेशा चुभती है। यह नगर हमारा पुत्र है। हर प्रजा का सुख दक हमारा है। इसे बढ़िया क्या है आपके लिए? यशोदा हमारी बेटी है और प्रजा हमारा बेटा है। इस कमी को दिल से निकाल दीजिए। ठीक है महारानी। आपकी बात सही है महाराज। मैंने शायद बहुत सोच लिया पुत्र के विषय में। आज से प्रजा को ही अपना बेटा मानूंगी। आगे से उदास नहीं होंगी। यही तो आपकी ताकत है महारानी। अब चलिए मुस्कुराइए। ये चांद का तुड्डका भी आपकी मुस्कान का इंतजार कर रहा है। अरे मुस्कुराइए मुस्कुराइए। हाँ, यह ठग कोई आम शख्स की तरह नहीं, कोई बड़ा शातिर है। जब साहूकारों को उसने चकमा दे सकता है तो, जो कि अपने व्यापार में माहिर है, तो फिर मेरे लिए भी आसान नहीं होगा। इसे पकड़ने के लिए कोई ऐसी चाल चलनी होगी, उसे जरा सा भी भनक न हो हम हैं कौन। यह सीधे तो हाथ बिल्कुल नहीं आएगा। कोई ऐसी तरकीब सोचनी होगी कि वह खुद मेरे जाल में फंस जाए तो मजा आ जाए। गांव के अंदर तो मैं खड़ा हो गया हूं, अब चलते चलते मेरा गला भी सूख रहा है। ऐसा करता हूं कि किसी के घर जाकर पानी पी लूं और साथ में ठग का कुछ पता भी कर लूं। राजू गांव की संकरी गलियों में घूम रहा था। उसने एक ग्रामीण को देखा जो अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा हुआ था। हाँ भाई साहब, मेरा नाम राजू है। मैं दूर दराज से आया हूं। एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में आपके गांव से गुजर रहा था कि मुझे जोरों की प्यास लग गई। क्या थोड़ा मुझे पानी मिल सकता है क्या? गला सूख रहा है। हाँ, क्यों नहीं, आप जरा ठहरिए, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। रुकिए रुकिए। फिर वो आदमी झोपड़ी के अंदर गया और पानी लेकर आया। पानी पीने के बाद राजू ने उससे बात शुरू करने के लिए अपने जेब से एक सोने की अशर्फियां निकाली। अरे भाई साहब, ये एक अशर्फियां ले लो। मुझे एक खास जानकारी चाहिए। इस इलाके के सबसे बड़े ठग के बारे में बताओ, जो पलक झपकते ही चीजें बदल दे। राजा उसे दरबार में सम्मान देना चाहते हैं और उससे इस राज्य का सेनापति बनाना चाहते हैं। अरे भाई साहब, आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। हमारे गांव में मंगरू रहता है। यहां का सबसे शातिर ठग है। खानदानी चालाक है, चालाक। उसने अभी 2 साहूकारों को लूटा है। लोग कहते हैं हब वैसे ही गहने बनाता है जिसे वे लूटना चाहता हो। आज तक उसकी चालाकी से कोई नहीं बचता। ओ, तो ऐसी बात है। अगर ऐसा है तो ठीक है। ये बताओ कि उसका घर कहाँ है, मुझे उससे मिलना है। गांव के आखिरी छोर पर एक छोटी सी झोपड़ी में, पर सावधान रहिएगा, वो काफी चालाक है। ऐसे ही आसानी से किसी पर भरोसा नहीं करता। उसकी आंखें
चिल की जैसी है जो हर चाल पकड़ लेती है। बड़ा चालाक आदमी है। राजू मंगरू की झोपड़ी की ओर बढ़ा। रास्ते में उसने सोचा कि सीधे छूट से मंगरू नहीं फंसेगा। उसे एक नई तरकीब सूझी। वो झोपड़ी के बाहर रुका। चारों ओर सन्नाटा था, सिवाय झिंगुरों की आवाज के। मंगरू भाई, अरे कोई घर पर है क्या? जरा बाहर आओ मंगरू भाई। हाँ, मैं मंगरू हूं। तुम कौन हो और यहां क्या चाहिए? मेरा नाम फोगटमल है। पास के राज्य से हूं मैं, आपके जैसे ही मैं भी एक ठग हूं। मैंने कई राज्यों में लूट मचाई है। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। देखिए, बात बाहर नहीं हो सकती है। आप अंदर ले चले तो बात हो सकती है, ऐसी बात है। हाँ, अब बोलो क्या काम है? सीधे सीधे बताओ। हमारे पास भी ज्यादा समय नहीं है, हमें कहीं जाना है। दरअसल बात यह है कि मैं भी एक ठग हूं मंगरू भाई, आपकी ही तरह। मैंने भी कई बड़े बड़े साहूकार को लुटा है। अब दरअसल बात यह है कि मेरे राज्य से मुझे देश निकाला मिला है। तुम्हारे किस्से सुने, 2 साहूकारों को कैसे बेवकूफ बनाया। वाह वाह, मजा आ गया। तो सोचा तुमसे मिलूं, पर लगता है तुम मेरे किसी काम के नहीं लग रहे हो। मुझे तुम डरपोक लग रहे हो। चलो कोई बात नहीं, मैं चलता हूं। अरे रुक जाओ भाई। मैं और डरपोक? वैसे एक बात तुमने गलत नहीं कही। मैं ही यहां का सबसे बड़ा ठग हूं। मेरी चालाकी से साहूकार कंगाल हुए और उनको पता भी नहीं चला ऐसा सब कैसे हो गया। मैं वो हूं नकली को ऐसा तराशता हूं और राजा को भनक तक नहीं पड़ी। वैसे तुम बताओ, तुम्हारी योजना क्या है? तुम आए क्यों हो मेरे पास, और यहां का रास्ता तुम्हें कौन बताया? ऐसे व्यक्ति को ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो, रोज रोज की छोटी ठगी छोड़ो। एक बार में इतना बड़ा हाथ मारे, जिंदगी भर बैठकर खाएं। हमें राजमहल में नौकरी करनी होगी। मेरे लोग वहां पहले से हैं और कुछ दिन बाद सारा खजाना लेकर भाग चलेंगे। क्या कहते हो? अरे वाह 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 वाह, यह तो गजब की बात है। और यही बात तो मेरे मन की थी। बहुत दिनों से मैं ऐसा ही कुछ सोच रहा था कि बड़ा हाथ मारा जाए। फिर कोई ठगी करने की जरूरत नहीं है। फिर हम कहीं कोस दूर जाकर अपना अपना जीवन आराम से बिताएंगे। चलो फिर, देर किस बात की है? अभी चलते हैं महल की ओर। अभी नहीं, मैं तुमको कल ले चलूंगा महल में। इतना कहकर राजू वहां से चला गया। कुछ ही समय में राजू मंत्री को एक बगीचे में मिले। मंत्री जी, वो ठग हमें मिल चुका है। हम है कल आपके सामने पेश करेंगे। वो बहुत साथीर है, उसकी नजर चिल की जैसे है। ठीक है राजू, तुम उसे सावधानी से लाना। उसे भनक तक नहीं पड़ना चाहिए। आप उसकी चिंता मत करिए, हम हैं ना इसके लिए। अगली सुबह राजू मंगरू को लेकर महल पहुंचा। वहां पहुंचते ही सैनिकों ने उसे घेर लिया। मंगरू को समझ नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा। सैनिकों, इसे बांधो। यह मंगरू है नगर का सबसे बड़ा ठग। महाराज, आपकी आज्ञा पूरी हुई। यह रहा वो ठग जिसने साहूकार को ठगा, और भी ऐसे ही कई साहूकार को लूट चुका है। इसकी चालाकी ही सबसे बड़ी बुद्धि है। अब जो मर्जी आप कीजिए, इसे सजा सुनाइए। धूर्त, तूने मेरे नगर में ठगी की हिम्मत की। तुझे नहीं पता यहां चोरी करना, मौत के मुंह में हाथ डालना। इस राज्य में चोरों और बदमाशों की कोई जगह नहीं है। बोल, अपने बचाव में क्या कहना चाहता है? महाराज, मुझसे गलती हुई। मैं माफी मांगता हूं। लूटा हुआ सारा माल लौटा दूंगा साहूकारों को, और आज से कोई ठगी नहीं करूंगा। ठगी मैं पूरी तरह से छोड़ दूंगा। मेरी आंखें खुल गई महाराज। मुझे बस एक एक मौका दे दीजिए महाराज, बस एक मौका। अच्छा है कि तुझे पछतावा है, पर गलती की सजा तो मिलेगी। सजा के तौर पर तुझे देश निकाला दिया जाता है। तेरी सारी संपत्ति भी जब्त होगी। अगर यहां दोबारा दिखा तो मृत्यु दंड पाएगा। समझ गया? अब निकल यहां से जा। महाराज, आपकी कृपा है। मैं अभी राज्य छोड़कर चला जाऊंगा। आपकी बहुत कृपा हुई, बहुत कृपा है महाराज। महाराज, क्या यह सजा काफी है? मुझे नहीं लगता कि यह ठग अपनी हरकतें छोड़ेगा, या फिर कोई और भेष धारण करके किसी और साहूकारों को ठगेगा। मेरे ख्याल से इसे कारागार में डालना चाहिए था। यह भविष्य में बड़ा खतरा बन सकता है। हमें कहीं तकलीफ न दे।
अरे मंत्री जी, चिंता ना करें। इसकी हिम्मत नहीं कि यह मेरे खिलाफ कुछ करे। मेरा राज्य मेरी नजर में है, निश्चिंत रहिए। मंगरू ने सिर झुकाकर दरबार छोड़ दिया। रास्ते में चलते हुए वह अपने आप से कह रहा था, यह अपमान मैं कभी भूल नहीं सकता। राजा और मंत्री को तो मैं उसकी औकात दिखाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे कितने साल ही क्यों ना लगे। चलते चलते वो राज्य की सीमा पार कर एक जंगल में जा पहुंचा। वहां साधुओं का एक आश्रम था, जहां उसने शरण ली। बाहर से वह साधु बन गया, पर मन में राजा से बदले की आंख धक-धक रही थी। 20 साल बीत गए। मंगरू अब बूढ़ा भी हो चला था, लेकिन अभी भी बदले की आग उसके मन में चल रही थी, राजा की बर्बादी का। इधर राजा की जिंदगी में खुशियां बढ़ीं। रानी ने 2 जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया। यशोदा अब जवान हो चुकी थी। उसकी उम्र अब शादी के लिए हो गया था। एक दिन राजा अपनी बेटी को उसके नाना से मिलवाकर लौट रहा था। रास्ते में उसी जंगल से गुजरा जहां मंगरू साधु बनकर रहता था। राजा ने आश्रम देखा और उतरकर आशीर्वाद लेने के लिए रुक गया। मंगरू ने राजकुमारी को देखा और उस पर नीति खराब कर बैठा। उसने मन में ठान लिया कि वो राजा से बदला लेगा। हाँ, यह वही राजा है जिसने मेरा सब कुछ छीन लिया, जमीन और सब कुछ, यहाँ तक कि मेरा इज्जत भी। अब मैं इसकी इज्जत खराब करूंगा सबके सामने। इसके बेटी से विवाह करके तब इससे पता चलेगा इज्जत क्या होती है। अब मेरे बदले का समय आ गया है। यह राजकुमारी ही मेरे बदले की चाबी होगी। इसके लिए मुझे कुछ ना कुछ तो उपाय सोचना होगा। महाराज, हमारी यशोदा बड़ी हो गई है। उसकी शादी का अब समय आ गया है। आपके इतने मित्र राजा हैं। आपके नजर में कोई योग्य राजकुमार है हमारी यशोदा के लिए? हाँ, बिल्कुल सही कहती हो कुंती। हम उसे बच्ची ही समझते रहे, और देखिए वो कितनी बड़ी हो गई है। अब वो जवान कन्या है। हमें तो पता भी नहीं चला कब उसकी उम्र विवाह के लायक हो गई। हम उसकी कुंडली किसी विद्वान पंडित से दिखवाएंगे ताकि उसका भविष्य सुखी हो। यह शुभ कार्य जल्दी कीजिए महाराज, ताकि हम भी जान सके उसका विवाह किस राजकुमार के साथ होगा और यशोदा का जीवन किस तरह होगा। एक माँ का मन अपनी बेटी की चिंता में डूबा है। मुझे उसका सुखी जीवन देखना है। ओहो, चिंता ना करो रानी, मैं जल्द ही उसकी व्यवस्था करूंगा। आज ही मैं मंत्री जी को कहता हूँ, पंडित को बुलाया जाए ताकि हमारी बेटी का भविष्य उज्जवल हो। महाराज, क्या आपको लगता है कि पड़ोसी राज्य का राजकुमार अरुण इसके लिए ठीक रहेगा? मैंने सुना है कि वो बहुत गुणी और शांत स्वभाव का है। उनसे कहीं राज्य भयभीत रहते हैं, डर की वजह से। हाँ, अरुण का नाम तो मैंने भी सुना है, पर मुझे उसके पिता से कुछ पुराने विवाद को लेकर हमारे बीच में मतभेद रहा है। फिर भी कोई बात नहीं, हम इस पर विचार करेंगे उनसे। शायद यह रिश्ता दोनों राज्यों के बीच में मेल ले आए और पुराने मतभेद दूर हो जाएं। यह तो बहुत अच्छी बात होगी महाराज। दोनों राज्य एक साथ संबंध बना लें, फिर हमें किसी बात की चिंता नहीं रहेगी। और अगर कुंडली में कोई दोष निकला तो क्या पंडित जी कोई उपाय भी बताएंगे? इसका हल क्या है? मैं चाहती हूं कि सब कुछ शुभ हो हमारी यशोदा के लिए। हाँ बिल्कुल, कुंती बिल्कुल। मैं पंडित विश्वनाथ को बुलाऊंगा। वो इस विद्या में पारंगत हैं। अगर कोई उपाय करना पड़ा तो हम हर संभव प्रयास करेंगे। भाई यशोदा हमारी आंखों का तारा है। उसका हर सुख हमारी प्राथमिकता है। इधर मंगरू ने साधु का भेद बनाया और महल की ओर चल पड़ा। उसका इरादा सिर्फ राजकुमारी को हथियाना था, राजा को बर्बाद करके नीचा दिखाना था।
ताकि वो अपना बदला पूरा कर सके। वह दरबार में पहुंचा, जहां उसकी तेजस्वी साधु वाली छवि ने सबको प्रभावित किया। राजा भी उसे पहचान नहीं पाए, ये कौन है, सबकी आंखों मृदुल डाल चुका था। प्रणाम महात्मा जी, प्रणाम। आप कौन हैं और यहां कैसे पधारे आप? मैं एक संत हूं महाराज, जंगल में रहता हूं। मैंने कहीं सालों की तपस्या की है, मेरा कोई ठिकाना नहीं। मैंने सुना है कि आप अपनी बेटी का विवाह करना चाहते हैं और उसके जीवन के बारे में कुछ जानना चाहते हैं आप। इसलिए मैं आपकी बेटी का भविष्य देखने आया हूं, बुलाइए। राजा ने दासी को भेजकर यशोदा को बुलाया। राजकुमारी दरबार में आई। मंगरू ने उसे देखा और उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। उसने मन में सोचा कि यही है मेरी बदले की चाबी। इसकी सुंदरता तो जैसे पूनम की चांद है और माथे की लकीर ऐसी है जैसे हृदय पर चुभ रही हो। हाँ महाराज, घोर अपशगुन, घोर अपशगुन। यह राजकुमारी आपके लिए विपत्ति है। 7 दिन बाद आपकी मृत्यु होगी, इसकी माथे की लकीर कह रही है। इस महल का एक भी वारिश नहीं बचेगा सिवाय इसके अलावा। इसके 7 दिन बाद रानी की और फिर आपके दोनों बेटों की। आपके कुल का नाश हो जाएगा महाराज। ये आप क्या घोषणा कर रहे हैं महात्मा जी? अब भला मेरी बेटी विपत्ति कैसे हो सकती है? इसके जन्म से हमारा राज्य के आगे बढ़ा है, संपन्न समृद्धि के साथ पैदा हुई है। यह क्या बात हुई? संत का वचन कभी झूठा नहीं जाता। इसके जन्म से आपको पुत्र देर से मिले या नहीं मिले, यह आपके कुल का नाश का कारण बनेगी। यह सच है कि इसके आने से आपकी संतान में देरी हुई, बताइए, है ना? पिताजी, ये ढोंगी है, ये कोई साधु नहीं है, ये एक ढोंगी है। इसकी बातों में मत आइए। मेरा भविष्य कोई और संत देखे, इसकी नजर में कुछ गलत है हमारी ओर। अरे चुप रहो यशोदा, महात्मा सच कहते हैं। आप भी जानती हो हमें पुत्र कब हुए हैं। अब आप ही कुछ बताइए महात्मा जी, मैं अपने परिवार को कैसे बचाऊं? चिंता ना करें राजन, इसका भी हल है हमारे पास। यह विपत्ति तभी मिट सकती है जब आप इसे एक संदूक में बंद कर नदी में बहा दें। यह दूसरे राज्य में जाएगी और विपत्ति वहां चली जाएगी। देर किस बात की है राजन? आज ही यह शुभ कार्य कर डालिए ताकि जल्द ही आपके जोर से मंडराता हुआ साया टल सके। ज्यादा देर मत कीजिए, महात्माओं के वचन कभी झूठे नहीं होते। अब मैं चलता हूं। अलख निरंजन, ओम नमः शिवाय, सबका कल्याण हो। साधु वहां से निकल गया। राजा साधु के अंधविश्वास में डूब चुके थे। उन्होंने रानी से सलाह की और दोनों ने तय किया कि बेटी को बहाना ही एकमात्र रास्ता है। हमारे पुत्र बच सकेंगे। पिताजी, माँ, मुझे मत बहाइए, मैं आपकी बेटी हूँ। ये ढोंगी साधु झूठ बोल रहा है। उसकी नीयत हम पर कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मेरी बात सुनिए माँ। पिताजी। यशोदा, यह हमारे जीवन के लिए मुश्किल है, पर महात्मा ने जो कहा वो सच होगा तो हम भी मारे जाएंगे। यह हमारी कुल की भलाई के लिए है। बस चुप रहो, मतलब चुप रहो। यह फैसला हो चुका है। सैनिक इसे संदूक में बंद कर नदी में बहा दो। ले जाओ। सैनिकों ने राजकुमारी को एक बड़े लकड़ी के संदूक में बंद कर दिया और संदूक को नदी में बहा दिया। राजा ने एक जासूस को पीछे लगाया कि वो देखे संदूक कहाँ जाता है। इधर मंगरू नदी किनारे छिपकर इंतजार कर रहा था यशोदा का, लेकिन उसे क्या पता था उसके साथ कुछ और होने वाला है। संदूक नदी की तेज धारा में बहता जा रहा था उसकी ओर। तभी एक अन्य राज्य का राजकुमार जो शिकार से लौट रहा था नदी किनारे रुका। उसकी नजर उसी संदूक पर पड़ी जिसमें राजकुमारी थी। सैनिकों, वहां देखो, एक संदूक बह के आ रहा है हमारी ओर। इसे जल्दी से जल्दी बाहर निकालो। लगता है इसमें किसी को बहाया गया है। हमें देखना है कि आखिरकार इसमें ऐसा क्या है। लेकर आओ। सैनिकों ने संदूक खोला और राजकुमारी बाहर निकली। राजकुमार यशोदा को देखते रह गए उसकी सुंदरता पर। अरे तुम कौन हो और इस संदूक में कैसे आ गई हो?
मैं धरतीपुर की राजकुमारी हूँ। मेरे माता पिता अंधविश्वासी हैं। एक ठोंगी साधु ने कहा कि तुम्हारी बेटी तुम पर विपत्ति है। उन्होंने मुझे यहाँ बहा दिया। आपने मेरे प्राण बचाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी कहानी तो बेहद दुखद है। मेरे गुरु ने भविष्यवाणी की थी और कहा था कि नदी के किनारे एक संदूक में एक कन्या वहीं तुम्हारी रानी बनेगी। राजन, राजन, आपने मुझे नया जीवन दिया। मैं आपका हर आदेश मानूंगी जो आप कहेंगे, पर उस ढोंगी को सजा मिलनी चाहिए जिसने मेरे साथ ऐसा दृश्य व्यवहार किया। अवश्य अवश्य। मैंने एक भालू को पकड़ा है जो जंगली है और कहीं लोगों को उसने मार डाला ही अभी तक। उसे हम संदूक में बहाएंगे। मुझे लगता है कि वह साधु इसे खोलेगा और उसकी सजा पूरी होगी। राजकुमार ने भालू को संदूक में बंद कर उसी नदी में बहा दिया। मंगरू ने उसे खोला जैसे भालू ने उसे नोच डाला। जासूस ने यह सब देखा और राजा लल्लन सिंह को बताया। महाराज, प्रणाम स्वीकार करें। वो साधु एक ढोंगी था। उसने राजकुमारी को हथियाना चाहा अपने लिए। आपने उसे बहा दिया, यानी कि राजकुमारी को बहा दिया। पर हमारे राज्य के राजकुमार ने यशोदा को उन्होंने बचा लिया और हमारे राज्य द्वारा डाला गया भालू, जो कि उस संदूक में बहा दिया गया, जैसे उसने खोला वैसे ही उसने ढोंगी को मार डाला। क्या? ओ हो, लगता है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने अपनी बेटी की जरा सी भी बात नहीं मानी। मान गए होते तो ये सब नहीं होता। हमने अपनी बेटी के साथ अन्याय किया। मुझे अपनी बेटी से माफी मांगनी चाहिए। हाँ। फिर राजा यशोदा के पास गए और माफी मांगे। यशोदा ने उन्हें माफ कर दिया और उन्हें शांति मिली।